हेलो टू ऑल, होप सो यू ऑल आर वेल। हमारा आज का जो वीडियो है वो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द यू बैक्टीरिया। यानी कि हम आज की क्लास में यू बैक्टीरिया की संरचना पढ़ रहे हैं और एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि किताबों के अंदर स्पष्ट कहीं इंफॉर्मेशन ही नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया की। ओके, तो पूरा आप इसके ऊपर देखिए। आज यहाँ पर हम लोग पूरी संरचना को पढ़ने वाले हैं। नाउ यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले एक बैक्टीरियल सेल के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, राइट। यदि हम यू बैक्टीरिया की संरचना पढ़ना चाहते हैं तो हम बैक्टीरियल सेल के घटक पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। और इन कंपोनेंट्स को मैंने 3 हिस्सों के अंदर बांटा है, ठीक है। कोशिका भित्ति के बाहर स्थित संरचनाएं, ऑल स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड आउटसाइड द सेल वॉल। नंबर 2 जो है वो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल अपने को पढ़ना है। और नंबर 3 कोशिका भित्ति के भीतर स्थित संरचनाएं, ऑल द स्ट्रक्चर्स फाउंड इंटरनल टू द सेल वॉल। तो सेल वॉल के बाहर स्थित संरचनाएं, राइट। जैसे मान लीजिए सेल वॉल है तो सेल वॉल के बाहर स्थित संरचनाएं, फिर उसके बाद में सेल वॉल और सेल वॉल के भीतर पाई जाने वाली संरचनाएं। इन 3 घटकों को हमको पढ़ना पड़ेगा यदि हम यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि कोशिका भित्ति के बाहर स्थित संरचनाएं। कोशिका भित्ति के बाहर जो है वो 3 संरचनाएं स्थित है। सबसे पहले ग्लाइकोकेलेक्स, फिर फ्लैजिला और फिर पिलाई एंड फिब्री। एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर मैं फ्लैजिला और पिलाई व फिब्री को कम पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना दिए हैं फ्लैजिला के ऊपर और पिलाई एंड फिब्री के ऊपर, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैं केवल ये डिस्कस करूंगा कि फ्लैजिला कहाँ स्थित है और पिलाई और फिब्री कहाँ स्थित है। क्लियर है? नाउ अब देखिएगा ग्लाइकोकेलेक्स, है ना। कोशिका भित्ति के बाहर स्थित संरचना कितनी पढ़ानी मुझे? ग्लाइकोकेलेक्स, फ्लैजिला, पिलाई व फिब्री। अब ग्लाइकोकेलेक्स, ग्लाइकोकेलेक्स क्या है? कोशिका भित्ति के बाहर स्थित है, कोशिका भित्ति के बाहर स्थित है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि इसके नीचे स्थित जो कोशिका भित्ति है, इसके नीचे कौन स्थित है? ग्लाइकोकेलेक्स के नीचे कौन है? कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है। तो उसको सुरक्षा देने का इसका काम है। आर यू गेटिंग? इसका कार्य क्या है? कोशिका भित्ति को क्या देना? सुरक्षा देना। इज इट क्लियर? अब आप ये भी देखो कि जो ग्लाइकोकेलेक्स है, ग्लाइकोकेलेक्स ये 2 स्वरूपों में उपस्थित होता है। इट कैन बी फाउंड इन हाउ मेनी फॉर्म्स? इट कैन बी फाउंड इन 2 फॉर्म्स। ग्लाइकोकेलेक्स 2 स्वरूपों के अंदर पाया जाता है। ऑलराइट, एक तो क्या है? कैप्सूल या फिर स्लाइम परत के फॉर्म में। ग्लाइकोकेलेक्स के कितने स्वरूप हैं? 2 स्वरूप। या तो कैप्सूल जिसको कि संपुट कहते हैं और दूसरा स्वरूप कौन सा है? स्लाइम परत। ओके, ये जो कैप्सूल होता है, राइट, कैप्सूल जो होता है वो कैसा है? थिक होता है। कैप्सूल हमेशा मोटा होता है, कठोर यानी कि टफ होता है और जिलेटिनियस परत होती है। कैप्सूल कैसी है? थिक है। कैप्सूल थिक होता है, कठोर होता है और एक जिलेटिनियस परत है। और कैप्सूल किसका बना हुआ है? ये कैप्सूल बना होता है पॉलीसेक्राइड्स का और पॉलीपेप्टाइड्स का। किस किस का बना हुआ है? पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है, ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होगा ही होगा, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जिसके चारों तरफ कैप्सूल हो, a bacteria which is surrounded by a capsule, ऐसा बैक्टीरिया जो कैप्सूल के द्वारा घिरा रहे उसे तो क्या बोलते हैं? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, राइट। और आपने पढ़ा होगा कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एस टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। जिन बैक्टीरिया के ऊपर याद रखना कैप्सूल पाया जाता है उन्हें कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं। वैसे भी ग्लाइकोकेलेक्स के लिए कहा जाता है कि ये कॉलोनीज निर्माण करने में मदद करता है, ठीक है। तो याद रखना कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं, इन्हें एस टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। और ये विरुलेंट होते हैं। विरुलेंट मतलब बहुत ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं। बहुत ज्यादा क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, रोगजनक होते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जिन पर कैप्सूल नहीं होता, ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर क्या नहीं होता है? कैप्सूल नहीं होता है, राइट। ऐसे बैक्टीरिया जिन पर कैप्सूल नहीं होता है
उनको नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। और ये बेटा क्या बनाते हैं? रफ कॉलोनीज बनाते हैं। व्हाट दे कॉल? दे फॉर्म रफ कॉलोनीज। ये रफ कॉलोनीज बनाते हैं, इसीलिए इनको आर टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। आर फॉर रफ, एस फॉर स्मूथ। इन्हें आर टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। और ये जनरली कैसे होते हैं? जो आर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन विरुलेंट होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन विरुलेंट। जनरली ये कैसे होते हैं? नॉन विरुलेंट होते हैं, राइट। ये पैथोजेनिसिटी कम दर्शाते हैं। अच्छा, कैप्सूल बैक्टीरिया को, ये जो कैप्सूल बैक्टीरिया, कैप्सूल जो होता है, जो हम लोग ये बात करें, कैप्सूल बैक्टीरिया को टॉक्सिक केमिकल से भी बचाता है। कैप्सूल जो होता है वो बैक्टीरिया को टॉक्सिक केमिकल से क्या करता है? बचाता है, राइट। और यह बैक्टीरिया को भक्षण से भी बचाता है। ये बैक्टीरिया को भक्षण से भी बचाता है। और आपको मालूम होना चाहिए भक्षण किससे होता है? बैक्टीरिया का भक्षण किससे होता है? WBC से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया को WBC से बचाता है। यानी कि मतलब वही है, ये बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस या भक्षण से बचाता है। क्लियर है? अब आ जाते हैं दूसरी लेयर। क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो दो फॉर्म में था ना, कैप्सूल के फॉर्म में और स्लाइम परत के फॉर्म में। अब स्लाइम परत और कैप्सूल में क्या फर्क है वो देख लो। कैप्सूल कैसा था? थिक होता है, लेकिन जो स्लाइम लेयर होती है वो कैसी होती है? थिन लेयर होती है। ये काफी कठोर होती है, टफ होती है। ये कैसी होती है? लूज है। तो स्लाइम लेयर जो है वो लूज और थिन लेयर होती है ना। स्लाइम लेयर जो होती है वो लूज और थिन होती है। अच्छा, आपने देखा था कि कैप्सूल किसका बना हुआ है? पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड्स का बना हुआ है। ये पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड्स का बना हुआ है। लेकिन ये केवल किसकी बनी हुई है? दैट इज इट इज मेड ऑफ ओनली पॉलीसेक्राइड। ये किसके बने होते हैं? केवल और केवल स्लाइम परत जो है वो पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। क्लियर? अच्छा, अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर कैप्सूल का फंक्शन देखा था, है ना, कैप्सूल का आपने फंक्शन देखा था कि कैप्सूल बैक्टीरिया को टॉक्सिक केमिकल से बचाता है, ये बैक्टीरिया को भक्षण से भी बचाता है। वैसे ही स्लाइम परत का भी फंक्शन क्या है? ये बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है ना। बैक्टीरिया को सूखने से बचाना, इंग्लिश में मैं कहूं तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन। बैक्टीरिया को डेसिकेशन से बचाना, सूखने से क्या करना? बचाना। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये बैक्टीरिया से पोषक तत्वों के नुकसान को भी क्या करता है? रोकती है। ये परत जो होती है बैक्टीरिया से पोषक तत्वों के लॉस को भी क्या करती है? रोकती है। इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? तो ये तो कोशिका भित्ति के बाहर स्थित संरचनाओं में सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है? ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स के दो फॉर्म पढ़ा है, जिसका कि नाम है कैप्सूल और स्लाइम लेयर। अब अपने पढ़ते हैं फ्लैजिला। अब देखो, दो संरचनाएं और है जो कि किससे संबंधित है? सबसे बाहर, सेल वॉल के बाहर जो संरचना है ना, उससे संबंधित ग्लाइकोकैलिक्स तो हम पढ़ चुके हैं, राइट। और उसके अंदर आपने ये देखा था कि स्लाइम लेयर और कैप्सूल में पढ़ा चुका हूं। अब जो फ्लैजिला है और पिलाई है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि फ्लैजिला और पिलाई पूरा डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने फ्लैजिला के ऊपर और पिलाई के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बना रखे हैं बच्चों, आप उनको जाके देखें। फ्लैजिला जो है उसका काम क्या होता है? मूवमेंट करना। ये जो फ्लैजिला है, राइट, उसका काम क्या है? मूवमेंट करना, ठीक है। और पिलाई जो है उसका काम क्या है? कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। यानी कि जब दो बैक्टीरियल सेल पास में आते हैं तो उनके बीच में जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, संयुग्मन नलिका बनती है, उसमें मदद करना। और फिम्बरी जो है, फिम्बरी, उसका काम क्या होता है? वो अटैचमेंट में, संलग्नता में अटैचमेंट करने में क्या करता है? मदद करता है। क्लियर? तो पिलाई का तो काम जो है वो कॉन्जुगेशन है, और फिम्बरी जो है इट हेल्प्स इन अटैचमेंट। ओके। और फिम्बरी जो है, एक चीज याद रखना, मैंने पहले भी बताया था कि फिम्बरी केवल रोगजनक जीवाणु में ही पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो फिम्बरी जो है वो आपको हर बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। ये केवल जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, रोग जो जनक जीवाणु जो होते हैं, उन्हीं के अंदर ये पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये तो हम बात कर रहे थे सेल वॉल के बाहर पाए जाने वाली संरचनाएं, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स और फिम्बरी और पिलाई एंड फ्लैजिला। अब आ जाते हैं सेल वॉल, राइट। अब अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया है? ये अपन ने पढ़ लिया है, राइट। सेल वॉल के बाहर वगैरह जो है, जैसे कि अपन ने कैप्सूल वगैरह जो है, स्लाइम लेयर वगैरह, ये पढ़ लिया। अब सेल वॉल के ऊपर आते हैं। पहले भी बता चुका हूं कि सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की, वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है, विच इज अ टाइप ऑफ एन
म्यूकोपेप्टाइड, जो कि एक प्रकार का क्या है, म्यूकोपेप्टाइड है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या पढ़ा रहा हूं, सेल वॉल, ये पढ़ा चुका हूं, अब पढ़ा रहा हूं सेल वॉल। नाउ इट इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकिन। बार बार बताते हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन या म्यूरिन की बनी होती है, जो कि एक प्रकार का म्यूकोपेप्टाइड है। नाउ इस सेल वॉल के अंदर ये जो पेप्टाइडोग्लाइकिन या जो म्यूरिन होते हैं या म्यूकोपेप्टाइड है, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मैं कहूंगा केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और वो कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स है, NAG और NAM। इनको याद करने का तरीका है नाग एंड नाम, ठीक है। NAG का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और NAM का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। आर यू गेटिंग? इसके अंदर कितने केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और दूसरा है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। क्लियर? अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है ना, उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर ये देखा गया है कि कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ छिद्र उपस्थित होते हैं, बहुत छोटे छिद्र होते हैं। और इनका काम क्या होता है, दे आर मेंट फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन बैक्टीरियल सेल। मतलब जीवाणु की कोशिका के अंदर वाटर की गति, आयंस की गति, राइट, अणुओं की जो गति है उसके अंदर हेल्पफुल जो होते हैं वो ये पोर्स हेल्पफुल होते हैं। तो याद रखना, बैक्टीरियल सेल वॉल हैज सर्टेन स्मॉल पोर्स and they are helpful for the movement of water ions and molecules in the bacterial cell. Clear? Now, ऐसा देखा गया है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ मैग्नीशियम आयंस भी होते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर मैग्नीशियम आयंस भी होते हैं। और ये मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो बाइंडेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं किससे, टिकोइक एसिड से। जानते हो ना, कुछ बैक्टीरिया के अंदर, कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल्स की सेल वॉल के अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब टिकोइक एसिड प्रेजेंट हो सेल वॉल के अंदर तो उससे मैग्नीशियम आयन क्या रहते हैं, बाइंड करते हैं। तो इट ऑल्सो कंटेन, सेल वॉल के अंदर मैग्नीशियम आयंस होते हैं जो कि जुड़े रहते हैं किससे, टिकोइक एसिड से। अब प्रश्न उठता है कि मैग्नीशियम आयन जब टिकोइक एसिड से जुड़े रहते हैं तो इसका फायदा क्या है। तो याद रखना, दिस बाइंडिंग, the binding of the magnesium ion with the teichoic acid protects the bacteria from thermal injuries, right? किसी भी प्रकार की थर्मल इंजरीज से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो ये बाइंडिंग करती है, मैग्नीशियम आयन प्लस टिकोइक एसिड। ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और जान लो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपने मेरे वीडियोस के अंदर देखा है, मैंने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वीडियो के पूरे डिफरेंसेस के साथ में वीडियो बना रखा है, उसको देखिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है बेटा, वो सिंगल लेड होती है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेड होती है। और याद रखना कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है। और ये भी याद रख लो कि किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की। वापस से बोल रहा हूँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेड होती है, एकल परती होती है, मोटी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। और इसके अंदर लिपिड क्या होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, लिपिड कम मात्रा में उपस्थित होता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसमें जो सेल वॉल होती है वो डबल लेड होती है, दोहरी परतीय होती है ना, एक बाहर की परत होती है और एक अंदर की परत। याद रखना, इनर लेयर जो होती है वो तो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की। ये जो टू लेयर डबल लेयर मेम्ब्रेन है ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर जो इनर लेयर बनी होती है वो तो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। और आउटर लेयर जो होती है वो थिक होती है और वो किसकी बनी होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। वापस से बोल रहा हूँ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल डबल लेयर होती है, इनर लेयर जो होती है वो तो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है और आउटर लेयर थिक होती है और लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, कभी कभी जब बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम आता है एल फॉर्म बैक्टीरिया। एल फॉर्म बैक्टीरिया मतलब लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया। ये क्या होता है, व्हाट इज एल फॉर्म बैक्टीरिया? तो याद रखना, यदि बैक्टीरियल सेल वॉल को, याद रखना, यदि बैक्टीरियल सेल वॉल को आर्टिफिशियली, कृत्रिम तरीके से लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा, वैसे भी आप जानते हो कि बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने वाले कौन होते हैं, तो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। यदि बैक्टीरियल सेल वॉल को आर्टिफिशियली लाइसोजाइम एंजाइम से डिसॉल्व कर दिया जाए तो ऐसे बैक्टीरिया को एल फॉर्म या लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये बात हुई किसकी, सेल वॉल की, राइट। अब एक ही चीज बचती है, हमने जैसे शुरुआत में कहा था ना,
कि बैक्टीरियल सेल जो होती है वो 3 कंपोनेंट्स के बने होते हैं। तो अब जो तीसरा कंपोनेंट आ रहा है वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के भीतर पाए जाने वाली संरचनाएं, मतलब ये जो अभी तक की कैप्सूल पढ़ चुके हैं, सेल वॉल पढ़ चुके हैं, अब हम सेल वॉल के भीतर पाए जाने वाली जो संरचनाएं उन सबको पढ़ने जा रहे हैं। और सेल वॉल के भीतर क्या है, बहुत सारी संरचनाएं हैं, जैसे कि अभी मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद में जो है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है ये पढ़ाऊंगा। उसके भीतर जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जो इंसिपिएंट प्रारंभिक केंद्रक जो है या न्यूक्लियोइड या जीनोफोर जो है उसके बारे में बात करेंगे। हम कुछ ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, जैसे कि राइबोसोम्स वगैरह जो होते हैं 70s प्रकार के, वो राइबोसोम्स पाए जाते हैं। साथ के साथ हम डबल स्ट्रैंडेड एक सर्कुलर डीएनए की बात करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए की बात करेंगे, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात करेंगे, जो कि क्या है, प्लाज्मिड है। साथ के साथ हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया तो होते नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान के ऊपर जो मेसोसोम्स वगैरह होते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कोशिका भित्ति के भीतर पाए जाने वाली संरचनाओं में सबसे पहली जो चीज अपने पढ़ने जा रहे हैं, और वो क्या चीज है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहली चीज जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। फर्स्ट थिंग विच इज फाउंड बिलो द सेल वॉल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, यदि मैं सेल वॉल के नीचे सबसे पहली बात करता हूं कि सेल वॉल के नीचे क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आप चाहे तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, आप इसे सेल मेम्ब्रेन कहिए, आप इसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहिए, एनीथिंग। और यहां पर विशेष तौर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत ज्यादा हमको पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल यूकेरियोट मेम्ब्रेन के समान ही होती है। जैसे हम सेल बायोलॉजी के अंदर आप लोगों को जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल यूकेरियोट्स के अंदर जैसी सेल मेम्ब्रेन होती है वैसी ही सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में भी होती है, क्योंकि हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं उसे। तो जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती है वो सब कैसे होती है, एक जैसी होती है। अब चाहे वो यूकेरियोट्स हो चाहे वो प्रोकैरियोट्स की बात होती है, इट इज जस्ट लाइक अ यूकेरियोटिक मेम्ब्रेन। और आप जानते हो कि यूकेरियोटिक मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, यानी कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। अब आ जाते हैं हम, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल वॉल के भीतर की और पाए जाने वाली रचनाएं पढ़ रहे हैं। तो सेल वॉल के भीतर कौन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बाउंड किए हुए है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड किए हुए किसको, साइटोप्लाज्म को। तो अब हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म में देखिए 80% तो क्या होता है, वाटर। इसके अलावा क्या क्या है उसके अंदर, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन का मतलब यहाँ पर कई सारे एंजाइम्स है ना, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। सो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है और इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि प्रोकैरियोट्स के या यूबैक्टीरिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब एब्सेंट होते हैं। क्या याद रखना है कि साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, मतलब जिन सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है वो वाले ऑर्गेनेल्स यहाँ पर नहीं होते हैं। आप चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, गोल्जी बॉडी की बात करें, अंतःप्रद्वय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, लाइसोसोम की बात करें, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में एब्सेंट होते हैं। दूसरा एक खास बात, आपने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म जो है वो मूवमेंट शो करता है ना, जिसको साइक्लोसिस भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डू नॉट शो स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस, मतलब ये जो मूवमेंट होता है वो शो नहीं करता है। साइक्लोसिस एक तरीके का मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म का, तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म शोज नो स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। ये याद रखना है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म किसी भी प्रकार की स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस गति जो है वो नहीं दर्शाता है। अब सबसे खास बात जो आप जानते भी हो, पढ़ा भी होगा, पहले भी आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियोइड की मैं बात करूंगा यहाँ पर। अभी जब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको एक अभी डायग्राम ड्रॉ किया था बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि साइटोप्लाज्म में मैंने एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया था। वो जो कॉइल्ड जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा था वो बेसिकली क्या था, वहां पर मार्क क्या कर रखा था हमने, न्यूक्लियोइड। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियस को, बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता नहीं है, तभी तो उनको प्रोकैरियोट कहा गया, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहा गया है। तो बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियस को हम
न्यूक्लियोइड कहते हैं। ट्रू न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है। तो बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, या उसको जीनोफोर कहते हैं, या प्रारंभिक केंद्रक या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं, या फाइब्रिलर न्यूक्लियस कहते हैं। फाइब्रिलर क्यों? क्योंकि आपको जो इसका जो न्यूक्लियस है वो पूरा एक मास ऑफ फाइबर जैसा दिखाई देगा। न्यूक्लियोइड कैसा नजर आता है? इट इज अ मास ऑफ अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, मास ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको फाइब्रिलर न्यूक्लियस कहते हैं। तो बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, या जीनोफोर कहते हैं, या इंसिपिएंट या प्रारंभिक केंद्र कहते हैं, या फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्लियर? और याद रखना कि प्रोकैरियोट्स में या यूबैक्टीरिया के अंदर ये स्पेशल फीचर है कि न्यूक्लियस, या जो यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड इज नॉट बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बोले तो केंद्रिका, मतलब केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती है और केंद्रिका भी नहीं होती है। जबकि ट्रू न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका भी होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं, यहाँ तो न्यूक्लियोइड है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है। अच्छा, याद रखो, हम क्या पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड है, तो यहाँ पर वास्तविक गुणसूत्र भी अनुपस्थित है। वास्तविक गुणसूत्र है ही नहीं, इनके स्थान पर इनमें एक सिंगल और वो भी फॉल्स क्रोमोसोम उपस्थित है। याद रखना, वास्तविक गुणसूत्र तो अनुपस्थित है। यूकैरियोट्स के अंदर अनेक क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो केवल एक क्रोमोसोम उपस्थित होता है। आपने कभी सुना होगा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल नेकेड क्रोमोसोम पाया जाता है, तो यहाँ पर एक सिंगल फॉल्स क्रोमोसोम उपस्थित है। और वास्तव में वो क्रोमोसोम है ही नहीं, वो तो एक क्रोमेटिन मटेरियल है। आपको क्रोमेटिन मटेरियल, जैसे क्रोमेटिन क्या है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ क्रोमेटिन मटेरियल, राइट? इसीलिए तो फाइब्रिलर नजर आता है आपको, इसीलिए तो कैसा नजर आता है? तंतुमय नजर आता है। तो वास्तविक गुणसूत्र नहीं है, इसके स्थान पर एक फॉल्स क्रोमोसोम उपस्थित है, एक सिंगल फॉल्स क्रोमोसोम उपस्थित है। फॉल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वास्तव में क्रोमोसोम है ही नहीं, वो तो क्रोमेटिन मटेरियल है। और यह द्विरज्जुकीय सर्कुलर डीएनए किसका बना होता है? ये जो सिंगल फॉल्स क्रोमोसोम है या जो क्रोमेटिन मटेरियल किसका बना है? ये द्विरज्जुकीय। द्विरज्जुकीय समझते हो ना? द्विरज्जुकीय लिए शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? डीएस, डबल स्ट्रैंडेड। या द्विरज्जुकीय सर्कुलर नेकेड डीएनए, ये तो जानते हो यूकैरियोट का डीएनए लीनियर होता है, रेखीय होता है, राइट? यूकैरियोट का डीएनए कैसा होता है? रेखीय। लेकिन यहाँ पर जो सिंगल फॉल्स क्रोमोसोम है यह द्विरज्जुकीय सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। इसको नेकेड क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ पर स्टोन प्रोटीन नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए इज बाउंडेड और एसोसिएटेड विद स्टोन प्रोटीन, तो उसको नेकेड नहीं मानते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ पर एक सिंगल फॉल्स क्रोमोसोम उपस्थित है, राइट? जो कि द्विरज्जुकीय वृत्ताकार, सर्कुलर बोले तो वृत्ताकार नग्न डीएनए यानी कि नेकेड डीएनए प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन से निर्मित है। और ये जो नॉन स्टोन प्रोटीन्स हैं वो क्या है? पॉलीएमीन्स होते हैं। वास्तव में जो नॉन स्टोन प्रोटीन्स है वो क्या है? पॉलीएमीन्स है। ये तो बात हुई न्यूक्लियोइड की। अब ये तो न्यूक्लियोइड हुआ, लेकिन इसके अलावा, न्यूक्लियोइड के अलावा, न्यूक्लियोइड के अंदर तो क्या है? एक फॉल्स क्रोमोसोम है जिससे एसोसिएटेड क्या है? द्विरज्जुकीय सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। अब इसके अलावा एक और रचना होती है जो बहुत खास होती है। हम बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जब पढ़ेंगे, राइट, जैव प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, तो प्लाज्मिड को मैं खूब सारा पढ़ाऊंगा। आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उन वीडियोस को जाके देखिए। प्लाज्मिड की पूरे वीडियोस मैंने बना रखे, उनको जरूर देखिए। प्लाज्मिड क्या है? तो बैक्टीरियल सेल में मुख्य डीएनए के अलावा, बैक्टीरियल सेल में मुख्य डीएनए तो ये रहा, राइट, ये वाला। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर मुख्य डीएनए के अलावा एक दूसरा छोटा, कंपैरेटिवली छोटा द्विरज्जुकीय वृत्ताकार डीएनए भी उपस्थित होता है। इसको बोलते हैं अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। अंग्रेजी में बोलूं तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज फाउंड अदर देन द मेन डीएनए। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है वो एक छोटा द्विरज्जुकीय वृत्ताकार डीएनए है जो कि मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा पाया जाता है। इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं? अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं।
और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। समझ में आ गया? वापस से रिपीट कर दूं, बैक्टीरियल सेल में मुख्य डीएनए के अलावा, मुख्य क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक और द्विरज्जुकीय वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसीलिए प्लाज्मिड को हम अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए भी मानते हैं, मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा पाया जाने वाला डीएनए। क्लियर? अच्छा, याद रखना कि ये जो टर्म प्लाज्मिड है उसको किसने बता दिया था? लेडरबर्ग ने। याद रखना, अभी प्लाज्मिड डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको प्लाज्मिड की जानकारी चाहिए, डिटेल में पढ़ना है तो मेरे जो बायोटेक के वीडियोस हैं उनको जाके देखिए, उसमें प्लाज्मिड की पूरी सूचना मिलेगी। ठीक है? अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये जो प्लाज्मिड है इसमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिन करने की क्षमता पाई जाती है। प्रतिकृतिन तो समझते होंगे, प्रतिकृतिन का मतलब होता है रेप्लिकेशन। प्रतिकृतिन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन। तो प्लाज्मिड में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिन करने की क्षमता होती है। क्लियर? अब इसके अलावा और क्या क्या है साइटोप्लाज्म में? तो अभी जब आपने डायग्राम देखा था इस वीडियो के अंदर, तो उसमें मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई कुछ संरचनाएं बनाई थी। याद करो, उनको अपन ने क्या कहा था? मीजोजोम। क्या कहा था? मीजोजोम। और ये जो मीजोजोम की डिस्कवरी है वो एक वैज्ञानिक ने की थी जिसका की नाम था एफ जेम्स। एक्चुअली क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म में अंतर्वलित हो जाती है, इन्वेचिनेट हो जाती है एक्सटेंशन के फॉर्म में। ठीक है? वापस से बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया की सेल वॉल साइटोप्लाज्म में अंतर्वलित हो जाती है, या यूं मैं कह सकता हूँ कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से जो रचना बनती है, उसके अंतर्वलन से जो रचना बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं। ठीक है? अच्छा, ये जो मीजोजोम्स होते हैं वो बैक्टीरियल सेल में क्रियात्मक रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के समान रचनाएं, दे आर फंक्शनली सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। एक बात सुन लो, अभी जस्ट मैंने कहा था कि बैक्टीरियल सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो होते ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होते ही नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हर सेल को ऊर्जा चाहिए अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर और विशेष रचनाएं बनाती है जिनको कि बोलते हैं मीजोजोम। मीजोजोम माइटोकॉन्ड्रिया के समान रचनाएं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्रियात्मक रूप से ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान रचनाएं। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करती है। तो इनकी सतह पर, अच्छा याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खूब सारे श्वसन एंजाइम्स होते हैं और वो ऊर्जा उत्पादन करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार से जो मीजोजोम्स होते हैं, मीजोजोम्स की सतह पर भी अनेक रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। मीजोजोम्स की सतह पर भी अनेक क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेजेस, जैसे कि डिहाइड्रोजिनेजेस, है ना, ये सब एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंड दे ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन द एनर्जी प्रोडक्शन। ये सब किससे संबंधित होते हैं? ऊर्जा उत्पादन से संबंधित होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, राइबोसोम्स, राइट? ये जो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, राइट? अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये तो सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, तो ये तो एब्सेंट होते हैं। लेकिन राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, तो ये तो पाई जा सकता है। और हम लोग सेल बायोलॉजी में भी पढ़ाते हैं कि राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन। राइबोसोम किसका बना हुआ है? आरआरएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। और याद रखना, वैसे तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, राइट? लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर जो टाइप है राइबोसोम का वो कौन सा है? 70S है। और 70S दो इकाइयों के बने होते हैं, दो सब यूनिट्स के बने होते हैं। एक का नाम क्या है? 50S, और एक क्या है? 30S। 50S बड़ी उपिकाई है और 30S छोटी उपिकाई है। अब ये जोड़ना नहीं है कि 50 + 30 जो होता है वो तो 80 हो जाता है, कहीं ये गलती मत करना, राइट? ये कभी भी हम लोग जब सेल बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो ये बताते हैं, कभी भी दो इकाइयों का जोड़ इस अपसारण गुणांक के समान नहीं होता है। The sum of the two subunit is not equal to the sedimentation coefficient। ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नहीं आता है तो राइबोसोम को सेल बायोलॉजी के अंदर जाकर मेरे वीडियोस को देखिए डिटेल के अंदर, तो राइबोसोम की पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ केवल मैं ये बताना चाहता हूँ कि बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम का टाइप होता है वो कौन सा होता है? 70S। अब कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, है ना? बैक्टीरिया की जो साइटोप्लाज्म होती है उसमें कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं? तो ये रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करते हैं। कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होती है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज।
याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता होती है कि वे रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करती है स्पेशल बॉडीज में, जिनको इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं या स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और ये मुक्त रूप से पड़ी रहती है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये मुक्त रूप से साइटोप्लाज्म में पड़ी रहती है। और साथ के साथ याद रखना इनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। जैसे कुछ इंक्लूजन बॉडीज या कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स की मैं बात करूं तो जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक है। इसी तरीके से वोलेटिन ग्रेन्यूल्स आपने कभी सुना हो, वोलेटिन ग्रेन्यूल्स नहीं सुना हो तो इनको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं भी कहते हैं। वोलेटिन ग्रेन्यूल्स या वोलेटिन कणिकाएं या मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर फॉस्फेट पॉलीमर्स। ये जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं या वोलेटिन ग्रेन्यूल्स हैं, ये फॉस्फेट पॉलीमर्स हैं और ये किसको स्टोर करते हैं, फॉस्फेट को स्टोर करते हैं। साथ ही बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में कभी कभी कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हर बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते। केवल जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, राइट, उन्हीं के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, पाए जाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, है ना, दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो आज की क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया पढ़ाया है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाया। अब जो आने वाले दिनों के अंदर है, हम बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो भी पढ़ेंगे और साथ के साथ बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, जनन की जो प्रक्रिया होती है, वो कैसे होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स अ लॉट।